So I'll go ahead with next question and next topic. So we'll solve questions on refraction of light at plane surfaces. पहला ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है. So the question from this topic are very simple. When light travels from one medium to the other, of which the refractive index is different. So light is traveling from one medium to other, और वो जो दूसरा medium है उसका refractive index is different. Then which of the following will change? अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था that when light travels from one medium to another there are few quantities which change and there is only one quantity which does not change. Overall light के पास होता है speed मतलब v, frequency और होता है wavelength. तो जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो चेंज कौन होता है? वेवलेंथ एंड स्पीड, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ. तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज? वेवलेंथ एंड वेलोसिटी. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन, अभी यही वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका चेंज कर दिया. When a light goes from air into water, मतलब from one medium to another medium, the quality that remains unchanged is frequency. The quality which does not change is frequency. Next question. तो क्वेश्चन सिंपल है तो थोड़ा फास्ट फास्ट ही होगी. The refractive indices of glass and water with respect to air, refractive index of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. The refractive index of glass with respect to water is. चलो पहले तो ये बताओ तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इसका फॉर्मूला याद है क्या? μ2/μ1. वेरी गुड. तो इन्होंने पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो 2 2 1 1 तो क्या लिखोगे? μg/μ वाटर. और आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है कितना है? 3/2 और वाटर कितना है? 4/3. 3 ऊपर गया तो 9/8. 9/8 सिंपल डन. हाँ, शुरू में सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि दिस इज मेकिंग द फाउंडेशन फॉर यू. इसके बाद आएगा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन डन. पक्का पक्का. क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है ये भी. Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. The refractive index of water is 1.33. The wavelength of the refracted light is. तो अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि लाइट जब मीडियम चेंज करता है तो हमेशा जिस मीडियम में से लाइट ओरिजिनली ट्रैवल करता है उसको मीडियम 1 बोल देंगे, और फिर वो गया दूसरे मीडियम में, मीडियम 2 में. यहाँ पे बोला है लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. तो मीडियम 1 कौन है? एयर है. और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1. मीडियम 2 कौन है? वाटर है. और कितना दिया है? 1.33. वेरी गुड. आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर बताया है, मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू दी है 589 नैनोमीटर. और आपसे पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, मतलब व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ऐसा पूछा है. करेक्ट. यू हैव बीन गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1. देयर आर आस्किंग यू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2. है ना. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इन एयर कितना है? एयर में 589. पूछा किसमें है? वाटर में. अभी अभी जस्ट मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज μ2/1, आपने बोला μ2/μ1. लेकिन याद है क्या ये लैम्डा 1 में लैम्डा 2 भी होता है? हाँ, अगर नहीं भी याद होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. डू यू रिमेंबर म्यू इक्वल्स टू c/v, ये तो याद होगा. हाँ गुड. तो c/n लैम्डा, इसका मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से मिल गया ना आपको μ2/μ1 इक्वल्स टू लैम्डा 1/λ2. वही तो लिखा मैंने, μ2/μ1 इक्वल्स टू लैम्डा 1/λ2. व्हाट इज μ2? 1.33. व्हाट इज μ1? 1. व्हाट इज लैम्डा 1?
589 नैनोमीटर, और आंसर भी नैनोमीटर में है, तो आई एम नॉट चेंजिंग इनटू मीटर, तो लैम्डा 2, व्हाट इज लैम्डा 2 देन? 589 अपॉन 1.33 नैनोमीटर। अब अगर आपको कैलकुलेशन डिफिकल्ट जाए तो 589 अपॉन 4/3 कर लेना, क्योंकि 1.33 इज 4/3। तो डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू कैलकुलेट रफ आंसर। पहले तो अप्रोक्सीमेट आंसर्स कब फाइंड करने हो तो ये भी समझ लो, ऑप्शंस देख लो, आपको कोई भी ऑप्शन आसपास में दिख नहीं रहा, और सबसे पहले तो ये आएगा नहीं, ये तो एयर में था, वो तो नहीं होगा। देन अगर ऐसा है तो 589 को 600 मान लो, मान लिया 600, हाँ पक्का। 600/4 कितना होता है? 150। कितना होता है? तो ये 3 ऊपर गया, ये 3 ऊपर गया, देखो क्या किया मैंने, इसको 600 मान लिया। 600/4 कितना हो गया? 150, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया, तो 150 इंटू 3 450। आपके पास 600 था कि 589 था? 589, तो 600 अगर तुम मान रहे हो तो आंसर तुम्हारा 450 आ रहा है, लेकिन यहाँ 589 था, तो आंसर 450 से थोड़ा सा कम, देख लो 443, डन। So this is 443. Next question. अगला क्वेश्चन, the wavelength of sodium light is 5890 एंगस्ट्रॉम। 5890 एंगस्ट्रॉम मतलब 589 नैनोमीटर ही होता है वो। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10, तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है। 5890 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, तो 589 इंटू 10⁻�9 ही हो गया वो। नैनोमीटर में करोगे तो फिर आंसर वही आएगा। एनीवेज वैल्यू सेम दिया है, देखते हैं आगे क्या बोला है। The velocity of light in air is 3 into 10⁸ meter per second. The wavelength of light in glass of refractive index 1.6 would be close to. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पहले एयर टू वाटर था, अब एयर टू ग्लास है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो अब यू नो द फॉर्मूला, μ2 by μ1 equals to λ1 by λ2 equals to v1 by v2। ये तो याद हो गई। गुड। तो बताओ अभी क्या करेंगे, हाउ डू यू सॉल्व दिस? हल क्या दिया है, क्या पूछा है, कनेक्ट कर लो, आ गया आंसर। आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है, चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर? यस, हाँ या ना? हाँ। आपको क्या पूछा है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास। तो बताओ क्या करेंगे? अरे पिछला क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम है, व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड? ऑप्टिक्स में ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए तो फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है, वापस ध्यान दो। लाइट पहले किस में मूव हो रहा था? एयर में। उसका वेवलेंथ कितना था? 5890 एंगस्ट्रॉम। उसका स्पीड कितना था? कितना? 3 × 10⁸ अब इसको फिलहाल रखो साइड में, कीप इट असाइड, चलो बाद में लिख देंगे। डू यू नो, यू शुड नो, पता होना चाहिए आपको ये। आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय बराबर तो बोल रहे हो, फ्रीक्वेंसी सी बाय वेवलेंथ। करेक्ट है, करेक्ट है। डायमेंशनली भी चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम होता है, मतलब 1/सेकेंड। स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, मीटर कैंसिल तो 1/सेकेंड। हाँ, तो फिर जब एयर की बात करोगे ना, तो फिर उस केस में तुमको स्पीड दिया है 3 × 10⁸, और ये कितना है? 5890 एंगस्ट्रॉम और 10⁻⁻⁹
-10। अब आंसर एंगस्ट्रॉम में है ना? यस, है ना? यस, गुड। तो इसको कुछ मत करो, इसको वैसे ही रखो। ये मिल गया तुमको फ्रीक्वेंसी। क्या मिल गया? ये फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा था? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो अभी मैंने जब पूछा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुमने बताया, क्या बताया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सी बाई वी। हाँ, सी बाई वी, बट व्हाट इज वी? एन, बराबर। अब तो फिर सॉल्व करके आंसर बताने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? टेल मी द आंसर। इफ यू राइट ग्लास हियर, ग्लास हियर, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहने वाला है, बराबर। गुड। व्हाट इज दिस? 1.6। हाउ मच इज दिस? 3 into 10 raised to 8। फ्रीक्वेंसी कितना आया? 3 into 10 raised to 8 अपॉन क्या है? अपॉन 5890। सही है। इंटू लैम्डा जी जो फाइंड करना है, वो हो जाएगा फाइंड। कैंसिल और कैंसिल। बहुत लंबा रूट ले लिया हम लोगों ने, क्योंकि यू डिड नॉट टेल मी द शॉर्टकट वन। इसको ऊपर भेज दो। 5890 अपॉन 1.6। व्हाट इज 5890 अपॉन 1.6? इतना स्लो चलेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम? अभी ट्रिक बताई थी मैंने, क्या आया? 3681। 3681 आंसर में क्या है ना? यस, 3681 एंगस्ट्रॉम सही है। बट आंसर सही है, आंसर का प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं सॉल्व करते। यू अगर इस स्पीड से जाओगे तो गए। इफ यू गो थ्रू दिस स्पीड, गॉन। तो थोड़ा सा ट्रिक्स सोचने पड़ेंगे आपको। क्या क्या दिया है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो तो वैसे भी पता होता है। वेवलेंथ इन एयर कितना दिया था? 5890 एंगस्ट्रॉम। 5890 एंगस्ट्रॉम। और क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है? 1.6। अभी मैंने बताया थोड़ा टाइम पहले कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर मैं लैम्डा जी बाय लैम्डा ए लिखता हूँ तो इट इज म्यू ए बाय म्यू जी। लिख सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, उसमें से म्यू ए तो 1 है, तो लैम्डा जी बाय लैम्डा ए इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू जी। तो लैम्डा जी इज लैम्डा ए बाय म्यू जी। व्हाट इज लैम्डा ए? 5890। व्हाट इज म्यू जी? 1.6। तो वही तो था। इतना करने की जरूरत क्या है? देन कैलकुलेशन के मामले में भी थोड़ा सा वापस कर लो। एक काम करो, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे तो आपका ही फायदा है। इसको 6000 मान लो, 6000 मान लिया क्या? जो 1.6 है ना, उसको 1.5 अज्यूम कर लो। कितना किया? 1.5। 6000 अपॉन 1.5, पॉइंट हटा दो। हटा दिया पॉइंट। 1.5 मतलब 15 इंटू 10⁻1। पक्का? यस। ये 10⁻1 ऊपर गया। कहाँ गया? ऊपर। तो 6000 का कितना बन गया? 60,000। 60,000 रुपये 15 कितना होता है? 4000। कितना होता है? 4000। तुम्हारा जो आंसर है वो ओवर एस्टिमेटेड है। क्यों ओवर एस्टिमेटेड है? क्योंकि एक तो तुमने इसको 5890 को 6000 कर दिया, और जो नीचे नंबर था उसको छोटा कर दिया। तो 4000 आंसर नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम। तो थोड़ा सा कम एक ही तो आंसर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? और हाँ, 6381। 3681 बराबर 3681। तो फिर ये थोड़े से ट्रिक्स सीख लो तो ज़्यादा काम में आएगा आपको। 3681 डन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये याद रखना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इनवर्स। इनवर्स। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि कल देखा मैंने कि आपको ग्राफ अभी तक अच्छे से नहीं आ रहे प्लॉट करना। सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, बट इट इज एसेंशियल दैट यू नो ग्राफ्स। सम सर्टन ग्राफ्स जो आपको फिजिक्स में बार बार आएंगे, वो पता होने चाहिए। अब इफ आई हैव अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यू नो स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पता है? इसका इक्वेशन पता है? y इक्वल्स टू एम एक्स, राइट? तो y इक्वल्स टू एम एक्स लाइन कब बनता है? जब आपके पास पॉइंट ऐसे हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। क्योंकि अगर मैं स्लोप की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो y इक्वल टू क्या बन गया?
x. तो if I put x की वैल्यू 0, y वैल्यू इज 0. If I put x value 1, y value is 1. If I put x value 2, y value is 2. If I put x value 3, y value is 3. तो 0 0 1 1 2 2 3 3 straight line passing through origin. ये straight line passing through origin होता है. Then you have another graph which is y equals to mx plus c. बस इतना है. Where c is y intercept plus c. Then you have another graph which is y equals to mx minus c. अब ये y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी ग्राफ कैसा दिखता है ये पता होना चाहिए. तो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी जो ग्राफ होता है, यू हैव दिस एज x एक्सिस, दिस एज y एक्सिस, यू हैव अ ग्राफ व्हिच इज समथिंग लाइक दैट. तो यू हैव y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, क्योंकि ये y एक्सिस को नेगेटिव पे कट करता है इसलिए माइनस सी. फिर आपको पता होना चाहिए जैसे y proportional to x, y proportional to x, it is a straight line passing through origin. वैसे ही y inversely proportional to x, y inversely proportional to x, ये जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है. बराबर, पक्का. इतना तो बेसिक है, इतना तो पता होना चाहिए. अब थोड़ा एडवांस लेवल का देखते हैं. एडवांस मतलब एडवांस ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो थोड़े ग्राफ्स और पता होना चाहिए. Let me introduce you to a family of 4 members. हाँ, ये फैमिली है. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, ये माइनस y एक्सिस है. तुमने नाम तो सुना ही होगा. सुना है क्या? पैराबोला सुना है? यस, पैराबोला. अच्छा, पैराबोला पे जाने से पहले सर्कल का इक्वेशन पता नहीं, भूल गया मैं, तो बता देता हूँ. यू नो, ये जो सर्कल है, सर्कल ये 2 डायमेंशन होता है. तो अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, एंड द रेडियस इफ इट इज r, so it is x square plus y square equals to r square. Then you have ellipse, क्योंकि ellipse का भी इक्वेशन कहीं पे काम में आया था हमको, और आपको शायद पता नहीं था ellipse का इक्वेशन. या तो आएगा, फिर अगर नहीं आया तो आएगा. 12th के बैच में तो लगता ही रहता है वो. तो यू विल नीड दिस ऑल्सो. सिर्फ ellipse में पता होना चाहिए. ellipse इज समथिंग जिसमें एक सेमी मेजर एक्सिस होता है, एक सेमी माइनर. सेमी मेजर, ये मेजर एक्सिस है, मेजर बड़ा, उसका आधा, दैट इज सेमी मेजर. तो दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, इसको A बोलते हैं. दिस इज सेमी माइनर एक्सिस, इसको B बोलते हैं. तो पता होना चाहिए ये भी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये नहीं पता, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. यू हैव टू नो दिस, इसलिए पहले ही बता देता हूँ. मैथ्स में सीखते रहना बाद में. नाउ आई विल इंट्रोड्यूस टू अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स. पैराबोला में 4 मेंबर्स है. ये है पहला मेंबर. गुड. देन यू हैव अनदर मेंबर. और इसके इक्वेशन याद कैसे रखते हुए बताऊंगा मैं, तो थोड़ा ध्यान दोगे तो सब याद आएगा. देन यू हैव अनदर मेंबर. देन यू हैव अनदर मेंबर. ऐसा है वो. वाओ, यस, वो फूल बन गया अभी. इट लुक्स लाइक अ फ्लावर, राइट. अच्छा है, यू इमेजिन इट एज अ फ्लावर ओनली. अब ऐसा है कि ये जो 4 मेंबर है ना, इन चारों का नाम भी है. जैसे आपका नाम होता है, इनका भी नाम है. इसमें से एक का नाम है y इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर, राइट. एक का नाम है y इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर, राइट. या फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. चलो ये बोल देते हैं. एक का है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, एक का है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और एक है x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay. गुड. अब प्रॉब्लम है कि याद नहीं रहता ना किसको क्या बोलते हैं. एकदम एक जैसे दिखते हैं सब. होता है ना, ट्विन्स हो, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, तो नाम नहीं याद रहता किसका क्या नाम है. ये तो 4 है, सेम दिखते हैं, उसको क्या बोलेंगे. थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे. जब ट्विन्स होते हैं तो तुम भी देखते हो ना, अरे नहीं देख वो फीचर देखो, उसका यहाँ पे तिल है, तो फिर याद रहता है इसका नाम ये है. तो ऐसा हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, हमारे अगर फ्रेंड्स में कोई ट्विन हो, कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए फिर हम लोग कुछ ना कुछ फीचर आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर लो. एक काम करो,
फिलहाल इसको साइड में रखो और फिलहाल इसको भी साइड में रखो। लिख दिया क्या बाजू में? यस। ये तुमको x जैसा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, राइट। अगर मैं x रेस टू कुछ नहीं लिखूं मतलब क्या होता है? 1 1। तो यहाँ पे x रेस टू 1 वाले दो दिख रहे हैं क्या आपको? दिख रहे हैं, x रेस टू 1 x रेस टू 1। तो ये दोनों है, ये दोनों है, पक्का? अभी फिर दोनों में से कौन सा कौन? ये जो येलो में दिख रहा है आपको, येलो में ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट और फोर्थ में कभी x नेगेटिव होता है क्या? हाँ, तो फिर वो पहला हो गया y² इक्वल्स टू 4ax, राइट। तो जो येलो वाला है ना, येलो वाला, इसका नाम है y² इक्वल्स टू 4ax। और जो दूसरा है रेड में, रेड वाला, वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड और थर्ड में x पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, तो फिर y² इक्वल्स टू -4ax। उसके बाद ये जो ब्लू है, ब्लू कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट एंड सेकंड में y नेगेटिव होता है क्या? नहीं, तो x² इक्वल्स टू 4ay। गुड। लास्ट बच गया ग्रीन कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ में y नेगेटिव होता है ना? हाँ, तो हो गया x² इक्वल्स टू -4ay। तो ऐसा उसको याद रखते हैं, दिस इज हाउ यू रिमेंबर। फिर भी आई विल गिव यू एडवाइस, जाके चेक कर लेना एक बार। ह्यूमन एरर, मैं भी ह्यूमन एरर हो सकता है, तो चेक कर लो। चेक कर लेना एक बार, थोड़ा याद भी रहेगा चेक करते वक्त। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब समझेगा कि ये सब क्यों बताया। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following graphs show appropriate variation of refractive index with wavelength? पिछला क्वेश्चन, if you remember, do you remember wavelength और refractive index का रिलेशन क्या था? और मैंने अभी तुमको एक इनवर्स वाला ग्राफ बताया, दिख रहा है? तो आंसर बता दो। हो गया, डन। तो जब तक तुमको ये सारे ग्राफ्स पता नहीं कैसे दिखते, तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, on a glass plate a light wave is incident at an angle 60 degree. If the reflected and refracted waves are mutually perpendicular, the refractive index of material is? सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो ऑन अ ग्लास प्लेट लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यू हैव अ ग्लास प्लेट जिसपे लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यू हैव नॉर्मल हियर, लाइट ऐसा इंसिडेंट हुआ। एक काम करते हैं, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? इट शुड बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। वैसे बाय द वे, हमेशा लाइट का सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा ऐसा नहीं है, लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है। हाँ, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, याद रखना। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? 60। कितना है? 60। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। मतलब ये एंगल कितना है? 90, बराबर। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, ये कितना हो गया? 60, बराबर। अब ये टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो 180 में से 60 + 90 निकाल लो, कितना हो गया? 30। तो एंगल कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। आपको पूछा क्या है? क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। ये मीडियम 1 या मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2। तो यू हैव स्नेल्स लॉ, μ1 sin 60 इक्वल्स टू μ2 sin 30, क्योंकि μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r होता है। बाहर तो एयर है, ऐसा उन्होंने बोला ही है, बाहर एयर है कि नहीं? हाँ, मान लो एयर है, तो μ1 की वैल्यू कितनी है? 1। sin 60 कितना होता है? √3/2। μ2 फाइंड करना है, व्हाट इज sin 30? 1/2। तो μ2 कितना हो गया?
√3। तो आंसर कितना आ गया? √3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेई का PYQ भी है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द PYQs ऑफ JEE मेंस। गुड क्वेश्चन। The angles of incidence and refraction of a monochromatic ray of light of wavelength lambda at air glass interface are I and R respectively. A parallel beam of light with small spread delta lambda, अब उसका मतलब समझाता हूँ मैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। In wavelength about a mean wavelength lambda is refracted at same air glass interface. The refracted index, मतलब refractive index of glass depends on the wavelength lambda as mu of lambda, ये into नहीं है, ये of lambda है, मतलब mu depends on lambda, a plus b by lambda square, where a and b are constants. Then the angular spread in the angle of refraction of the beam is. Good. क्वेश्चन समझा है? ऐसे कितने लोग हैं? नन ऑफ दिस, मतलब नन ऑफ यू। तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, इट्स सिंपल नॉट डिफिकल्ट। द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एट एयर ग्लास इंटरफेस आर आई एंड आर। एयर ग्लास इंटरफेस मतलब अ सरफेस विच सेपरेट्स एयर एंड ग्लास। जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ एट एन एंगल आई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर, ऐसा बोला है। दिस इज आई, दिस इज आर, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास हियर, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट वाज लैम्डा। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विद स्मॉल स्प्रेड डेल्टा लैम्डा इन वेवलेंथ अबाउट मीन वेवलेंथ लैम्डा। अब इसका मतलब समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ठीक है, विल मेक इट इजी। चलो मान लेते हैं जो ये वेवलेंथ है ना, इसका कुछ वैल्यू है। जैसे अभी तो देखा था हमने वेवलेंथ 589 देखा था ना, 589 नैनोमीटर। वो वैसे येलो कलर होता है। वो आपको पता है, वो आपके घर में लैम्प होता है, लैम्प, उसमें से येलो लाइट निकलता है। सोडियम लैम्प होता है बेसिकली वो, राइट। वो सोडियम लैम्प भी है जो 5890 एंगस्ट्रॉम या फिर 589 नैनोमीटर का लाइट इमिट करता है, करेक्ट। तो मान लेते हैं ये एक वेवलेंथ है लैम्डा विच इज इमेजिन 589 नैनोमीटर। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है स्मॉल स्प्रेड। क्या बोला है? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विद अ स्मॉल स्प्रेड। मतलब क्या? मतलब हमारे पास जो लाइट है उसमें एक वेवलेंथ नहीं है, कुछ और भी है, लेकिन स्मॉल स्प्रेड है। मतलब मान लेते हैं कि 590, 589 प्लस 1 और माइनस 1, 588। तो देखा तुमने, जो मीन वेवलेंथ था क्या था वो? लैम्डा। उससे कम भी कुछ वैल्यूज है और उससे ज्यादा भी कुछ वैल्यूज है, लेकिन डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। पक्का? इसको बोलते हैं स्मॉल स्प्रेड और डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा लैम्डा का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक वेवलेंथ की वैल्यू थी, उससे कम और उससे ज्यादा कुछ वैल्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास सिंगल वेवलेंथ है क्या? अब नहीं, हमारे पास एक से ज्यादा वेवलेंथ है, लेकिन स्प्रेड क्या है? स्मॉल। अब स्प्रेड स्मॉल क्यों बोला है? अभी मैंने अगर बोला 589, तो मैंने कम कौन सा लिया? 588। ज्यादा क्या लिया? 590। एक एक का डिफरेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए 589 है और सीधा तुम पहुंच गए 200 पे और यहाँ पे ले लिया 800। दैट इज अ लार्ज स्प्रेड। उसको ब्रॉड बैंड बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। वो यही ब्रॉड बैंड होता है जो तुम घर में लगाते हो, ठीक है, उस पर बाद में आएंगे। अभी लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। तो हमारे पास सिंगल वेवलेंथ है क्या? अब हाँ कि ना? हाँ नहीं ना, ना, बिकॉज दिस इज स्मॉल स्प्रेड। तो वेवलेंथ 589 होना चाहिए था, मतलब एक वेवलेंथ लैम्डा होना चाहिए था। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है। तो सिंगल वेवलेंथ है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। है क्या? नहीं है। वेरी गुड। चलो ठीक है। अब क्या बोला है आगे? A parallel beam of light with small spread delta lambda in wavelength about a mean wavelength lambda is refracted at the same air glass interface। मतलब अब इसी इंटरफेस पे, सेम एयर ग्लास इंटरफेस पे
ये जो स्मॉल स्प्रेड है ये इंसिडेंट हो गया। तो जो स्मॉल स्प्रेड था मतलब जो आपके पास वेवलेंथ है, रेंज ऑफ वेवलेंथ है ऐसा बोलूंगा मैं बेटर। तो ये जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है वो सेम एयर ग्लास इंटरफेस पे इंसिडेंट हो गया। मैं जानबूझ के 3 लाइन दिखा रहा हूँ, एक लैम्डा, एक उससे कम, एक उससे ज्यादा। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन से आए, तीनों आए एक ही डायरेक्शन से। सिर्फ मैं 3 लाइन दिखा रहा था बिकॉज दिस इज स्मॉल स्प्रेड और इसका कनेक्शन है विद द आंसर। अब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डिपेंड ऑन वेवलेंथ एस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। कहाँ देखा, याद है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, याद है क्या? मैंने बोला था कि विद योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि हर एक का वेवलेंथ अलग अलग है। फिर मैंने आपको अभी भी बताया, आज 3 बार बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हर एक कलर का वेवलेंथ सेम नहीं है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा क्या? नहीं। सबसे कम वेवलेंथ किसका था? वॉयलेट का। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? किसका है? वॉयलेट का। सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है? रेड का। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? रेड का। और मैं आपको पहले 2 बार बता चुका हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बराबर। स्नेल्स लॉ क्या होता है? बताओ क्या होता है स्नेल्स लॉ? हाँ चलो, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। आज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके लिए सेम है क्या? हाँ सेम है, क्योंकि इंसिडेंट व्हाइट लाइट हुआ था। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि हर एक कलर का वेवलेंथ सेम है क्या? नहीं है। तो हर एक कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा क्या? नहीं होगा। तुम्हारे पास एक वेवलेंथ है क्या? नहीं है। अगर वेवलेंथ तुम्हारे पास रेंज ऑफ वेवलेंथ है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सिंगल होगा कि रेंज होगा? क्या होगा? अरे प्रभु, तो वही तो पूछा है फिर। एंगुलर स्प्रेड मतलब रेंज इन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डेल्टा आर पूछा है। क्या पूछा है? डेल्टा आर। हाँ, तो पहले ये पता होना चाहिए पूछा क्या है, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। राइट। तो सिंगल वेवलेंथ होता तो सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तो सिंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है। मतलब उल्टा बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? वेवलेंथ। राइट। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन डिसाइड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग है। तो अभी फाइंड करो व्हाट इज द स्प्रेड। तो कैसे फाइंड करोगे? मैंने बहुत बार बोला है आपको, जब भी रिफ्रैक्शन नाम भी सुना क्या अप्लाई करना? स्नेल्स लॉ। तो म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। बराबर। यस और नो? यस, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे? म्यू 1 तो 1 है ना, बाहर एयर है, एयर है ना बाहर। तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी है? 1। साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसका? ग्लास का। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या दिया है? क्या दिया है? ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू साइन आर। वेरी गुड। पक्का? श्योर श्योर? 100%। हाँ। अब अभी तो क्वेश्चन चालू हुआ है, अब आएगा मजा, क्योंकि अभी डेरिवेटिव लगने वाले हैं ना। डेरिवेटिव्स तो तुमको याद ही नहीं होगा, याद है क्या? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? जीरो। तो डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग मतलब डेरिवेटिव लेना। तो डिफरेंशिएटिंग, एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके सेम था कि नहीं? यस। तो आई कांस्टेंट है तो साइन आई भी कांस्टेंट है। राइट। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ एंगल 30 है तो साइन 30 कितना हो गया? 1/2 मतलब कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव पता है क्या आ गया? जी। बराबर। अब तुमको याद है जब तुम्हारे पास 2 टर्म्स हो और 2 टर्म का डेरिवेटिव लेना हो, कैसे करते हैं? पहले को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस दूसरे को एज इट इज रखते हैं और पहले का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये जो पहला है उसको डू नॉट डिस्टर्ब, उसको वैसा का वैसा रखो। फिर डेरिवेटिव किसका लोगे? डेरिवेटिव को मैं यहाँ पे डेल्टा से डिनोट करूंगा, हमेशा डेरिवेटिव को डी डी एक्स नहीं लिखते। तो थोड़ा नोटेशन चेंज कर दिया। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेल्टा। किसका डेल्टा? साइन आर का। प्लस साइन आर को तुम एज इट इज रखो, और किसका डेल्टा?
ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, बराबर। गुड, मैंने इसलिए बोला जेई का क्वेश्चन है ये, क्योंकि डेरिवेटिव्स मोस्टली जेई में ही पूछे जाते हैं। तो ये आ गया 0 0 0 0 इक्वल्स टू ए प्लस b by lambda square. Do you remember what is the derivative of sine cos? तो derivative of sine is cos. हाँ सही है, लेकिन आधा सही है। साथ में ये जो अंदर लिखा है, कौन लिखा है अंदर? r, इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ता है, क्योंकि तुम जब डेरिवेटिव ऑफ साइन x लिखते हो ना, वो cos x dx by dx होता है, और dx by dx कितना हो जाता था? 1, राइट। यहाँ पे तुमने कहीं भी लिखा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू? नहीं, तुमने सिर्फ क्या लिखा? डिफरेंशिएटिंग। जब तुम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हो तो नीचे तुम क्या लिखते हो? dx। क्या लिखते हो? dx। यहाँ पे तुमने बोला क्या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर r या फिर लैम्डा? नहीं बोला क्या? नहीं। अब बोलोगे फिर ऐसा क्यों नहीं किया, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा मैथ्स हेवी होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, मेरे पास अगर एक फंक्शन है f ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कितने वेरिएबल है? एक। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हो? x रेज टू n। क्या निकालते हो? x रेज टू n। क्या था फॉर्मूला? n x रेज टू n माइनस 1। और क्या लिखा था तुमने? dx बाय dx। वो क्या हो गया था? कैंसर। प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था, तो मैंने बोल दिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। वहाँ दो वेरिएबल है, जो हम लिख रहे हैं ना उसमें दो वेरिएबल है। आप बोलोगे कौन सा दो वेरिएबल है? तुम मुझे तो एक ही दिख रहा है। एक नहीं है, दो है। वेवलेंथ की वैल्यू सिंगल थी क्या? नहीं, राइट। तो वेवलेंथ वेरिएबल है क्या? हाँ। और वेवलेंथ की वैल्यू सिंगल नहीं थी, इसलिए r की वैल्यू भी सिंगल थी क्या? नहीं। तो r भी क्या है? वेरिएबल है। तो कौन वेरिएबल है? वेवलेंथ और r। वेवलेंथ और अब फिर डेरिवेटिव में विथ रिस्पेक्ट टू r लू कि लैम्डा लू, समझ में नहीं आ रहा हमको, इसलिए हम यहाँ पे लिखते ही नहीं है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएटिंग। और जब तुम सिर्फ डिफरेंशिएटिंग लिखते हो तो जब जब तुम r से रिलेटेड टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स्ट्रा कौन लिखोगे? डेल्टा r। और जब जब तुम वेवलेंथ लैम्डा के साथ रिलेटेड टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो क्या लिखोगे? डेल्टा लैम्डा। क्या लिखोगे? अब हमने यहाँ पे किसका डेरिवेटिव लिया था? साइन का। वो क्या था? कॉस आर। तो साथ में क्या लिखा? डेल्टा आर प्लस साइन आर एज इट इज। अब तुम डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन याद है क्या? हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। लेकिन देखो सारे रूल्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ए और बी कौन है? कौन है? कांस्टेंट। ए क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। ओके, तो यहाँ पे जो पहला डेरिवेटिव है डेल्टा ए, वो क्या बन गया? जीरो। वेरी गुड। तो जीरो इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर कॉस आर डेल्टा आर प्लस साइन आर जीरो प्लस बी। कौन है बी? कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर जा सकता है ना बाहर? हाँ, 1 लैम्डा रेज टू 2, मतलब लैम्डा रेज टू माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ। अभी तुमसे पूछा था x रेज टू 2 का डेरिवेटिव बताओ, तुमने बोला 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1। बोला ना तुमने ऐसा? हाँ कि ना? हाँ। तो मुझे बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा रेज टू माइनस 2? माइनस 2 लैम्डा रेज टू माइनस 2 माइनस 1। अरे x रेज टू n का होता है n x रेज टू n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n होता है n x रेज टू n माइनस 1। अब मैं x की यहाँ पे लैम्डा लिख रहा हूँ, तो जहां जहां x है वहां कौन दिखेगा? लैम्डा। और मैं n की यहाँ पे -2 लिख रहा हूँ, -2 है कि नहीं? हाँ। तो जहां जहां पे n है वहां पे कौन होगा? वहां तो फिर क्या आना चाहिए? -2 लैम्डा रेज टू -2 -1, तो बराबर ही तो लिखा है कि नहीं? हाँ। और मैंने क्या बोला था कि जब तुम लैम्डा से रिलेटेड टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो साथ में कौन लगाओगे?
डेल्टा लैम्डा नहीं लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा। देख लो ऑप्शन देख लो, डेल्टा लैम्डा डेल्टा लैम्डा डेल्टा लैम्डा डेल्टा लैम्डा, वो तो आना ही चाहिए, वो आना ही चाहिए। आया क्या? यस, पक्का पक्का, श्योर श्योर। कुछ स्टेप्स और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर कॉस आर डेल्टा आर, ये माइनस आ गया बाहर, बाहर, राइट? तो क्या आया? साइन आर। और ये 2 है, ये 2 है, ये लैम्डा रेज टू माइनस 3 है, लैम्डा रेज टू माइनस 3 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में लैम्डा रेज टू 3, और साथ में कौन आ गया? डेल्टा लैम्डा। आ गया क्या यहाँ तक? हाँ कि ना? यस। अब इस स्टेप को सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो और हो गया तुम्हारा आंसर। तुमको फाइंड क्या करना था? डेल्टा आर। क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना है? पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करते करते क्या फाइंड करना है वही भूल गए। क्या फाइंड करना है? डेल्टा आर। तो ये नेगेटिव टर्म को इधर लाया तो क्या हो गया? पॉजिटिव। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, हो गया, हो गया, हो गया, यस। अब ये जो है इसको वहां भेज देते हैं। तो डेल्टा आर कितना हो गया? 2 साइन आर डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा क्यूब। ये तो वैसा ही था, इसको इसको शिफ्ट कर दिया। कौन सा? साथ में कौन आया? ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। ऑलमोस्ट देयर, हो गया, आ गया आंसर, राइट? डेल्टा आर इक्वल्स टू 2, व्हाट इज साइन बाय कॉस? tan आर डेल्टा लैम्डा। अब ये जो लैम्डा क्यूब है इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये लैम्डा क्यूब बी, लैम्डा क्यूब इंटू बी बाय लैम्डा स्क्वायर, तो बी इंटू लैम्डा, बराबर। देखो जरा, 2b 2b 2b, अच्छा बी लिखना रह गया क्या? हाँ, हाँ इधर बी नहीं लिखा ना मैंने, ये देखो, ये इधर बी छूट गया तो इधर भी बी छूट गया। यहां बी नहीं लिखा तो यहां पे भी बी नहीं आया। ये बी नहीं लिखने की वजह से यहां पे भी बी मिस हो गया और साथ में यहां पे भी मिस हो गया। तो 2b tan आर डेल्टा लैम्डा, 2b tan आर डेल्टा लैम्डा अपॉन ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा, ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा, ऑप्शन नंबर सी। गुड, डन। तो थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एटलीस्ट यही क्वेश्चन एक बार घर पे जाके रिपीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का मैं आपको फुल फ्लैश मेथड बताऊंगा, बट दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड व्हेन आई वाज टीचिंग यू थ्योरी। जो मैंने ऑप्टिक्स का क्विक रिकैप करवाया था ना आपको, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था आपको। मैंने बोला भी था कि वो नीट का पीवाईक्यू है। ईच क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ अ वेसल ऑफ डेप्थ h, एक वेसल है जिसका डेप्थ h है, उसका ईच क्वार्टर 1/4 1/4 1/4 1/4 is filled with liquids of refractive indices n1 n2 n3 n4 respectively from the bottom. The apparent depth of the vessel when looked normally is, तो थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे तो समझेगा। हमारे पास ना एक वेसल है जिसका डेप्थ है h। इस वेसल में तुमने 4 लिक्विड्स फिल किए हैं और हर एक का हाइट है h/4। तो दिस इज फर्स्ट लिक्विड, लेट्स से दिस इज फर्स्ट लिक्विड, देन यू हैव सेकंड लिक्विड, you have second liquid h/4 तक, then you have third liquid which is again filled to a height of h/4, and then you have fourth liquid which is again filled to a height of h/4। तो टोटल 4 लिक्विड्स है आपके पास which are filled to equal heights। तो ऐसा है, something like this। ओके, गुड। तो मैं वापस सॉल्व करके दे रहा हूँ, बट आई विल गिव यू ट्रिक ऑल्सो
I'll tell you the same trick that I have done told you already. तो पहले तो एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. What was the total height of the container? H. So what will be T1? H by 4. What will be T2? H by 4. What will be T3? H by 4. And what will be T4? H by 4. The refractive index of the first is mu1, mu2, mu3 and mu4. Correct? Then what is रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन जनरल? अगर तुम बाहर से देख रहे हो और ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में हो तो रियल डेप्थ अपॉन apparent depth. When the object is in denser medium and observer is in rarer medium, it is real depth upon apparent depth. और जब उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट जब रेयर मीडियम में होता है, ऑब्जर्वर जब डेंसर मीडियम में होता है, तो apparent height अपॉन रियल हाइट. तो अभी ये याद होना चाहिए. तो यहाँ से तुमको apparent depth का फॉर्मूला मिल गया, रियल डेप्थ बाय म्यू. और अगर आपको याद है टोटल apparent depth is apparent depth ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड प्लस ड्यू टू सेकेंड लिक्विड प्लस ड्यू टू थर्ड लिक्विड प्लस ड्यू टू फोर्थ लिक्विड. बराबर. लेकिन व्हाट इज apparent depth? Real depth by refractive index. What is real depth of the first liquid? T1. T1 by mu1 plus T2 by mu2 plus T3 by mu3 plus T4 by mu4. लेकिन ये T1, T2, T3, T4 ये सबकी वैल्यू क्या है? क्या है? H by 4. H by 4. तो सबके वैल्यू H by 4 है, तो ये सारे कॉमन आ जाएंगे. H by 4, H by 4, H by 4 कॉमन आ जाएगा. 1 by mu1 plus 1 by mu2 plus 1 by mu3 plus 1 by mu4. mu को इन्होंने n बोला है, तो H by 4 1 by n1 plus 1 by n2 plus 1 by n3 plus 1 by n4 कहाँ आ गया? अरे A कैसे आ गया? B है. B क्या है? B. अब मैं तुमको देता हूँ एक ट्रिक, यहां ध्यान दो. ट्रिक. जब आपके पास लिक्विड्स का हाइट सेम हो, अगर 3 लिक्विड है तो h by 3, h by 3, h by 3, 4 है तो h by 4, h by 4, h by 4 एंड h by 4, राइट. तो उस केस में एपरेंट डेप्थ टोटल हमेशा आता है h by n. 1 by mu1 plus 1 by mu2 plus 1 by mu n तक. हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी? 4. तो h by 4 1 by mu1 plus 1 by mu2 plus 1 by mu3 plus 1 by mu4. डन. तो सॉल्व क्या करना था? नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. A glass slab of thickness 3 centimeter and refractive index 3 by 2 is placed on ink mark. So there is a ink mark. आपने पेपर पे ऐसा एक डॉट ड्रॉ कर दिया, इंक का मार्क कर दिया, उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब को रख दिया, राइट. बोला भी है आगे ऑन ink mark on a piece of paper. For a person looking at the mark at a distance 5 centimeter above it, good, the distance of the mark will appear as. डिस्टेंस ऑफ द मार्क विल अपीयर एज. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले बड़बड़ नहीं, तो यू हैव दिस एज इंक मार्क. यहाँ पे हमने एक इंक मार्क कर दिया. इस इंक मार्क के ऊपर हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया. तो व्हेन यू कीप ग्लास स्लैब अबव इट, ऐसा हमको लगता है, कैसा लगता है कि ये जो इंक मार्क है ये ग्लास के अंदर है, मतलब ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम. और थिकनेस आपको दिया है, थिकनेस मतलब रियल डेप्थ होता है. क्या होता है थिकनेस? रियल डेप्थ. रियल डेप्थ वो थिकनेस कितना है? 3 सेंटीमीटर का. तो रियल डेप्थ कितना है? 3 सेंटीमीटर. और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका वो कितना है? 3 by 2. और आपको पता है कि जब ऑब्जर्वर कहाँ हो तो इट अपीयर्स नियरर. तो ये हो गया उसका एपरेंट डेप्थ. सही है. आगे क्या बोला है? फॉर अ पर्सन लुकिंग एट द मार्क एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अबव इट. पर्सन इज लुकिंग एट द मार्क 5 सेंटीमीटर अबव इट. ये 3 सेंटीमीटर था कि नहीं? हाँ
है ना, यस। तो पर्सन देख रहा है यहां से, मतलब ये डिस्टेंस हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कितना था, 3 सेंटीमीटर। उस पर्सन को मार्क कितने डिस्टेंस पे दिखेगा? द डिस्टेंस ऑफ द मार्क विल अपीयर टू बी, ऐसा है। सबसे पहले बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो फिर बताओ, एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रियल डेप्थ इन दिस केस? 3। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 3/2। तो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन इज a plus a plus a plus 2 a plus 2। तो 2 plus 2 तो दिखेगा कितना दूर, 4 सेंटीमीटर पे। कितना दूर दिखेगा, 4 सेंटीमीटर पे। तो आंसर इज 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, तो दोज वर इंपॉर्टेंट, ओनली दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल टेक, बाकी के वी विल स्किप। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑप्टिकल फाइबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट में से करेक्ट क्या है वो बताना है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स ओनली। ऑप्टिकल सिग्नल मतलब बेसिकली लाइट। स्टेटमेंट 2, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी भेज सकते हो क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल करंट नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम इसको इलेक्ट्रिकल करंट समझ लिए तो तुम बोलोगे H2 इज रॉन्ग, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में से हम लोग करंट नहीं भेजते। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और एडवांस सोचोगे। आई हैव लेजर लाइट, अगर मैं लेजर को टर्न ऑन करता हूँ, राइट, तो ये जो लाइट टर्न ऑन हुआ है, ये जहाँ भी जाके गिरेगा वहाँ पे मैंने डिटेक्टर लगा दिया, डिटेक्टर, राइट। तो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि लाइट आ रहा है, वो इस लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर लेता है वहाँ पे, बराबर। वो धूम 3 मूवी देखा है, ऋतिक रोशन, मैंने एग्जाम्पल दिया भी था आपको, करेक्ट। वो चोरी करने जाता है, मस्त गॉगल पहनता है, फिर गॉगल पहनने में उसको से लाइट दिखते हैं, यहाँ से लाइट आ रहा है, वहाँ से लाइट आ रहा है, फिर वो लाइट से बच बच के जाता है। वो लाइट से बच बच के इसके लिए गया क्योंकि एक एंड पे लाइट था, दूसरे एंड पे डिटेक्टर था, जिसको तुम सेंसर बोलते हो, फोटो डिटेक्टर बोलते हो। फोटो मतलब फोटोन को डिटेक्ट करता है। अगर वो बीच में आ जाता तो क्या होता, वो फोटोन वहां तक पहुंचता नहीं, वहां नहीं पहुंचता तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा था वो होता नहीं, और होता नहीं तो फिर अलार्म बज जाता, राइट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रिकल करंट। तो ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यस, राइट। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिग्नल्स सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर सफर वेरी स्मॉल लॉस, ये भी सही है, हमने देखा था ना एप्लीकेशन में, लो एटेन्यूएशन लॉस, ये भी सही है। ऑप्टिकल फाइबर्स इफेक्टिवली एम्प्लॉय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस, ये भी सही है। ऑप्टिकल फाइबर्स और ग्लास फाइबर्स कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल विथ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी सही है, क्योंकि जो क्लैडिंग था वो कोटिंग था, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम था, राइट। तो सिर्फ इसमें सही नहीं है तो फर्स्ट स्टेटमेंट। आप बोलोगे ऑप्टिकल फाइबर क्या हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल के लिए यूज नहीं करते? करते हैं, लेकिन क्या बोला है, ओनली। सिर्फ हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल के लिए करते हैं क्या? नहीं। तो फिर S2, S3, S4 और S5 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, डन। अरे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर्स रिलेटेड विथ, अरे लाइट कहाँ, लाइट अभी तो बोला इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी भेज सकते हो। कम्युनिकेशन, आप जो इंटरनेट यूज करते हो ना, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, वो फाइबर से तुम क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। वो कैसे कम्युनिकेट किया, तुम्हारे घर पे फाइबर कनेक्शन है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो यहाँ से बहुत दूर बैठा, उसके पास भी फाइबर कनेक्शन है,
राइट। फिर तुमने उसको ऑनलाइन ऑनलाइन कॉल किया, फिर तुमने उससे बात की, ऑनलाइन ऑनलाइन कॉल किया ना, तो कम्युनिकेट किया ना, तो दैट यूज फॉर कम्युनिकेशन। गुड। 3 and 4 आई टोल्ड यू वी विल स्किप। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ोगे तो समझेगा, नहीं तो गए। A ray of light incident on a glass sphere with refractive index √3। तो सबसे पहले हमारे पास एक ग्लास का स्पीयर है, we have a glass sphere, we have a glass sphere, we have a glass sphere, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको √3। suffers total internal reflection before emerging out exactly parallel to the incident ray। The angle of incidence was very good। सबका ध्यान यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन और पढ़ा देता हूँ मैं। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन, कहाँ इंसिडेंट हुआ? ग्लास स्फीयर पे, और उस स्फीयर का रिफ्लेक्टिव कितना है? √3। ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ उस वो क्या सफर कर रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिफोर emerging out exactly parallel to the incident ray। The angle of incidence was very good। सबसे पहले याद रखना, लाइट यहां से आए, लाइट यहां से आए, लाइट यहां से आए, लाइट कहीं से भी आए, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे नहीं होने वाला है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? मुझे एक बात बताओ, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? द रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, तो यहां तो बाहर एयर है, एयर इज रेयरर, दिस इज डेंसर। तो इस सरफेस पे, मतलब ए पॉइंट पे, लाइट रेयरर से डेंसर ट्रैवल कर रहा है। इज इट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर? हाँ, तो फिर यहाँ पे तो TIR हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पे तो लाइट अंदर ही जाने वाला है। यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस I जो तुमको फाइंड करने के लिए बोला है। एंड सिंस द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल पहले ही ड्रॉ कर दिया मैंने, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा नॉर्मल को शिफ्ट कर देता हूँ। बहुत जगह पे डायग्राम गलत दिया हुआ है, तो ठीक है, विल करेक्ट इट। तो ऐसा शिफ्ट हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया। कहाँ बेंड हो गया? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब B पॉइंट पे देखोगे तो लाइट इज इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ डेंसर टू रेयरर। यहाँ पे TIR हो सकता है क्योंकि नाउ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। वेरी गुड, यहाँ हो सकता है, हो सकता है। फिर यहाँ पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट, एक मिनट, एक मैं डमी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, डमी मतलब नकली, बाद में हटा देंगे इसको। तो ऐसा हो गया, ऐसा, गुड। तो लाइट ऐसा आया, आया ऐसा, यस। अब इसको हटा देते हैं, करेक्ट। अब इस सरफेस पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। अब बताओ, सी पॉइंट पे लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? सो इट बेंड्स, और वो देखो ऐसा टूवर्ड्स है और ऐसा अवे है, और फाइनली लाइट गया पैरेलल टू द इंसिडेंट। तो अभी क्वेश्चन हुआ पूरा। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, यहाँ पे स्पीयर पे तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया कि नहीं? हाँ। यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया कि नहीं? हाँ। दो नॉर्मल जहाँ मीट करते हैं वो सेंटर ऑफ स्पीयर होता है, मतलब ये तुम्हारा रेडियस बन गया, ये भी तुम्हारा रेडियस बन गया, और ये भी तुम्हारा रेडियस बन गया। जब तक ये नहीं पता क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और क्योंकि ये I है तो ये पता है कौन है? R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक है। हाँ कि ना? हाँ, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। क्यों एक्सटेंड किया? ऐसे ही, मेरे पास कुछ और काम नहीं था इसलिए एक्सटेंड कर लिया। ये I है तो ये भी I है, इसलिए एक्सटेंड किया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जो मैंने आपको बताया, ये R है, ये R है, ये भी R है। ये दो ट्रायंगल अगर तुम देखोगे, अच्छा इसको C नाम दिया, इसको D नाम दे देते। ये ना C 2 बार हो गया, या तो फिर एक काम करो इसको O बोल दो, चलो ठीक है।
ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी और सी ओ बी, ए ओ बी और यहाँ पे ना ये साइड और ये साइड सेम है और एक साइड तो कॉमन है। फिर तुमको स्कूल में जो ज्योमेट्री सीखा था पता होना चाहिए ये एंगल भी आर है, तो वो एंगल आर ही होने वाला है। क्या होने वाला है? आर। पक्का? श्योर? अब अगर आप और अच्छे से देखोगे तो ट्राइंगल ए ओ बी में आर और आर रिमोट इंटीरियर एंगल्स है और आई एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2r। कितनी आ गई? 2r। इक्वेशन नंबर 1। और मैंने क्या बोला था, जब भी रिफ्रैक्शन हो एक चीज है जो कभी छोड़ना ही नहीं, स्नेल्स लॉ। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ ये मीडियम 1 था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था, ये मीडियम 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। लेकिन μ1 कितना है? 1, क्योंकि बाहर कौन है? एयर है। और μ2 कितना है? √3। किसने बोला? क्वेश्चन ने बोला। क्वेश्चन ने बोला। तो sin i इक्वल्स टू μ2 कितना है? √3 sin r। लेकिन i की वैल्यू कितनी है? 2r। तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा sin i मतलब sin 2r। क्या बन गया? sin 2r इक्वल टू √3 sin r। आपको पता है साइन ऑफ 2 थीटा पता है क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। सीखा कि नहीं अभी तक मैथ्स में? नहीं हुआ तो होगा, जिनका नहीं हुआ हो जाएगा। साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। तो व्हाट इज साइन ऑफ 2r? 2 sin r cos r इक्वल्स टू √3 sin r। तो sin r कैंसल। वेरी गुड, गुड। बराबर? यस। तो व्हाट इज cos r? √3/2। cos की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होती है? 30, मतलब π/6। चलो 30। हमको फाइंड क्या करना था? अरे क्या फाइंड करना था? वही भूल गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 13। लेकिन i की वैल्यू क्या थी? 2r। तो 2 × 30 कितना होता है? तो आंसर क्या आना चाहिए? 60। ऑप्शन नंबर डी।